Hello everyone. My name is Ravi Kumar Soni and I am lecturer in CMS Group of Institutions. आज मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन C++. ओके, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को समझना होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है. ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है. ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक प्रोग्राम एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन सेम नेम के बना सकते हैं, लेकिन उनके सिग्नेचर्स जो है वो अलग अलग होने चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम कोई क्लास बना रहे हैं और इस क्लास में, ठीक है, हमें दो मेथड सम का बनाना है. हम चाहते हैं कि यूज़र्स को एक सम नाम का मेथड मिले. ठीक है, वो दो इंटीजर दे, उसे भी वो जोड़ दे, और दो फ्लोट वैल्यू दे, उसे भी जोड़ दे. तो फंक्शन ओवरलोडिंग ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है कि आप क्लास के अंदर, ठीक है, दो मेथड आप बना लें. मान लीजिए कि पब्लिक स्कोप है आपका, आप इसके अंदर एक बना ले रहे हैं सम, आप इंट एक्स, दूसरा इंट वाई. ठीक है, ओके, आप एक और सम ड्रॉ कर रहे हैं. मान लीजिए आप एक दूसरा सम ड्रॉ कर रहे हैं, इसी में सम फ्लोट एक्स फ्लोट वाई. ओके, मान लीजिए इसका कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं. इस तरह से आप जितने डिफरेंट नंबर्स पे, जितने डिफरेंट टाइप्स के नंबर पे, जितने डिफरेंट नंबर ऑफ आपके जो पैरामीटर्स हैं उन पे आप अगर डिफरेंट सम आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है, ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यूज़र को सिर्फ आप सम प्रोवाइड कीजिए कि भाई आप सम का इस्तेमाल करो. अगर आप इंटीजर वैल्यू पास करोगे तो भी ये ऐड करेगा, अगर आप कोई फ्रैक्शनल वैल्यू पास करोगे, ठीक है, तो भी ये ऐड करेगा, लाइक दैट. ओके, इस तरह से आप डिफरेंट सेम नेम से फंक्शंस बना के फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए इस कंसेप्ट को आप आसान बना सकते हैं. ओके, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर्स के अनुसार अगर हमको मेथड्स बनाने होंगे तो फंक्शन ओवरलोडिंग का भी जो कंसेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा. क्योंकि मान लीजिए कि हमको अगर दो लॉन्ग वैल्यू को सम करना है तो दो लॉन्ग टाइप का हमको सम लिखना होगा. दो डबल टाइप के वैल्यू को हमको सम करना है तो दो डबल टाइप के वैल्यू को के लिए हमको सम लिखना होगा. तो ऐसे एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू क्रिएट मोर देन वन फंक्शंस. ओके, तो कहीं ना कहीं ये ओवरलोडिंग का भी कंसेप्ट धीरे धीरे जाते हुए क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए, ठीक है, कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करें. यानी हम फंक्शन एक ही बनाएं, ठीक है, और वो एक फंक्शन हमारे दो इंटीजर के लिए भी काम कर जाए, तीन इंटीजर वैल्यू के लिए भी काम कर जाए, चार इंटीजर वैल्यू के लिए भी काम कर जाए, पांच इंटीजर वैल्यू के लिए भी काम कर जाए. सिमिलरली वो दो फ्लोट के लिए भी काम कर जाए, या तीन फ्लोट के लिए काम करे, या चार फ्लोट के लिए काम करे. जो हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट का जो कंसेप्ट है ये फंक्शन ओवरलोडिंग को रिप्लेस तो नहीं करता है, पर फंक्शन ओवरलोडिंग पे एक बेनिफिट देता है. वो बेनिफिट ये है, ठीक, कि मान लीजिए कि अगर एक ही टाइप से आप डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज को आपको अगर ऐड करना है, ओके, उसके लिए जो फंक्शन ओवरलोडिंग में आप डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स का जो सेम नेम का फंक्शंस बना रहे हैं उतने नंबर ऑफ फंक्शंस आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सिंपली एक ही फंक्शंस बनाइए. वो फंक्शंस आपके दो पैरामीटर वैल्यू के लिए भी काम करेगा, तीन पैरामीटर के लिए काम करेगा, चार पैरामीटर वैल्यू के लिए काम करेगा, पांच पैरामीटर एंड सो ऑन. सिर्फ आपको ये यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि मैक्सिमम आप कितने लेके जा रहे हैं. अगर आपकी लिमिटेशन मान लीजिए है कि हम मैक्सिमम 5 नंबर तक वैल्यू दे सकते हैं ताकि वो ऐड कर सकें, ठीक है, तो हम 5 का पैरामीटर बनाएंगे जो 5 के लिए भी वैलिड होगा, 4 के लिए भी वैलिड होगा,
3 के लिए भी वैलिड होगा, 2 के लिए भी वैलिड होगा, 1 के लिए भी वैलिड होगा और 0 के लिए भी वैलिड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उस फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स यानी जो पैरामीटर्स हैं उसे आपको डिफॉल्ट बनाना होगा। और डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो भी फंक्शंस में हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे, राइट करेंगे, उसकी एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे। हम जैसे ही उस पैरामीटर को हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, वो फंक्शन डिफॉल्ट आर्गुमेंट के नाम से जाने लगेगा। ओके, एक हमें यहाँ पे देखना होगा कि जो हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बना रहे हैं उसका हमेशा जो ऑर्डरिंग होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, सपोज उसमें 3 पैरामीटर हम रख रहे हैं A B C और हमें इनको डिफॉल्ट बनाना है, तो पहले हम C बनाएंगे, ठीक है, बाकी 2 को छोड़ सकते हैं, या हम C और B बनाएंगे, A को छोड़ सकते हैं, या हम तीनों के तीनों को डिफॉल्ट बना सकते हैं किसी इनिशियल वैल्यू के साथ। यानी हमें डिसाइड यहाँ पे करना होगा कि ये जो डिफॉल्ट हम बना रहे हैं ये हमेशा कैसे बने, राइट टू लेफ्ट मैनर में बने। मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप फंक्शन बना रहे हैं, किसी क्लास के अंदर कोई आप फंक्शन बना रहे हैं, दिस इज योर फंक्शन, ठीक। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे मैक्सिमम 3 पैरामीटर पे काम करना है, यानी 3 वैल्यू को हमको 3 वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो 3 के लिए भी वैलिड हो, वो 2 के लिए भी वैलिड हो और वो 1 के लिए भी वैलिड हो, और अगर ना दे तो उसके लिए भी वैलिड हो। ओके, तो यानी कि हमको मैक्सिमम यहाँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 3 पैरामीटर्स की है, तो हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ले लेंगे, लाइक int A, int B and int C, right? Okay, this is not called a default argument, this is not a concept of the default argument. Okay, default कब होगा, जब हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर वेरिएबल का एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे। ओके, लेकिन ये इनिशियल वैल्यू का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी राइट टू लेफ्ट, यानी अगर हमको कोई एक को ही डिफॉल्ट बनाना है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल बी वैलिड फॉर 2 एंड वैलिड फॉर 3। अगर हम एक को डिफॉल्ट बनाते हैं, मान लीजिए कि हम C को हम डिफॉल्ट बना देते हैं और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या दे दिया है, 0, तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन होगा ये 2 पैरामीटर के लिए वैलिड होगा। मान लीजिए कि आप फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन 10 20, इसके लिए भी काम कर जाएगा, और फंक्शन 10 20 30 इसके लिए भी काम कर जाएगा। अब कैसे हो रहा है, जब आप 10 20 दे रहे हैं तो 10 इसके साथ असाइन हो रहा है, ठीक है, 20 इसके द्वारा एक्सेप्ट हो रहा है, और C में चूंकि थर्ड पैरामीटर, थर्ड आर्गुमेंट तो आपने यूज किया नहीं है, तो थर्ड आर्गुमेंट के जगह पे C का वैल्यू क्या रह जा रहा है, 0, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इंटरनली इसको A प्लस B प्लस C अगर कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C कर रहे हैं, तो भी रिजल्ट आपका क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 0 एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी 30। ओके, अगर इस केस में कर रहे हैं तो 10 इसके द्वारा A के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, 20 B के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, और 30 जो है वो 0 को ओवरराइड करेगा, और C का वैल्यू जो 0 था वो अब क्या हो जाएगा, 30। फाइनली जब हम इसको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 20 प्लस 30 एंड द रिजल्ट विल बी 60। ओके, बट इस केस में अगर मैं फंक्शन को कॉल करूं, ठीक है, सिर्फ एक पैरामीटर के लिए, तो दिस विल प्रोड्यूस एरर। क्यों? क्योंकि एक पैरामीटर का मतलब हुआ कि सिर्फ A से वैल्यू पास करेगा, B और C को उस केस में वो डिफॉल्ट मांगेगा, और यहां सिर्फ डिफॉल्ट कौन है, C है, B नहीं है, इसलिए ये एरर देगा। तो यहां पे हमें ये देखना होगा कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हैं और उसमें कितने को हमें डिफॉल्ट बनाना है, ये एश्योर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक C++ के एग्जाम्पल्स बना रहा हूं यहाँ पे, लाइक मान लीजिए कि मैं एक क्लास बना रहा हूं, क्लास टेस्ट के नाम से, ठीक है, और इसके पब्लिक स्कोप में मैं एक सम नाम का एक मेथड बना रहा हूं, और इसमें मैं मैक्सिमम 3 पैरामीटर रखता हूं, A,
और इसे भी मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, या 2 को मैं डिफ़ॉल्ट बनाता हूँ। ओके, int b and int c. Okay, the purpose is to add the values. एक मैसेज जनरेट कर देता हूँ, सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. ओके, एंड क्लोज द क्लास. ओके, अब जब मैं इसे मेन में कॉल करूंगा लाइक दैट, मैं यहाँ पे मेन किसका बना रहा हूँ, int main, और मैं इस टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहा हूँ t. अब जब मैं t डॉट सम करूंगा, ओके, और मैं यहाँ लिखूंगा 10. ओके, सॉरी, वी हैव टू मेक इट अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट. तो c को मैं 0 कर दिया और यहाँ पे b को भी मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया. ओके, तो जब मैं t डॉट सम करूंगा तो देखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट जब बनाऊंगा वो जब मैं बना रहा हूं वो बन रहा है राइट टू लेफ्ट मैनर में. लेकिन जब कॉल करेंगे, जब यूज होगा, जब वैल्यू के असाइनमेंट की बात आएगी तो उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट. यानी बनाना जब बनाएंगे वो तो होगा राइट टू लेफ्ट. यानी पहले सी को बनाइए, आप ए बी को छोड़ सकते हैं, या सी को भी बनाइए, बी को बनाइए, ए को छोड़ सकते हैं, या सी को भी बनाइए, बी को भी बनाइए और ए को भी बनाइए. यानी कि एक इनिशियल वैल्यू उसको दीजिए. तो मैंने यहाँ इनिशियल वैल्यू 2 को दिया, सी को दिया और बी को दिया. इसका मतलब है कि मिनिमम 1 पैरामीटर के लिए यूज होगा, मैक्सिमम ये फंक्शन जो है वो 3 पैरामीटर के लिए यूज होगा, 3 आर्गुमेंट्स के लिए यूज होगा. ओके, लेकिन जब हम कॉल करेंगे इसका, जब हम यूज करेंगे इसे, जब हम कॉल करेंगे लाइक दैट t डॉट सम, ओके, और जब हम एक पैरामीटर देंगे तो ये जो पैरामीटर का ऑर्डरिंग होगा वैल्यू पास करने के लिए, ये होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि t डॉट सम 10 लिख रहा हूं तो इस केस में जो 10 है वो पास कर जाएगा किसके थ्रू, a के थ्रू. यानी कि b स्टिल 0, c स्टिल 0, और यहाँ पे आएगा तो 10 प्लस 0 रिजल्ट विल बी 10. ओके, अगर मैं लिखूं t डॉट सम इज इक्वल टू 10, 20 तो भी यही फंक्शन काम करेगा, और इस केस में इससे 10 पास हो जाएगा और इससे क्या पास हो जाएगा 20. यानी कि जो 0 है वो ओवरराइट हो जाएगा किससे, 20 से, और c 0 का 0 रहेगा. तो यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 0, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा इस केस में 30. अगर मैं लिखूं t डॉट सम 10, 20, 30, ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 इससे पास करेगा, 20 इस 0 को ओवरराइट करेगा और 30 c के 0 को ओवरराइट करेगा, और फाइनली 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपका 60. तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन मैंने एक ही बनाया, एक ही सम नाम का फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन एक पैरामीटर, एक आर्गुमेंट वैल्यू के लिए भी काम कर रहा है, 2 आर्गुमेंट वैल्यू के लिए भी काम कर रहा है, और 3 आर्गुमेंट वैल्यू के लिए भी काम कर रहा है. ओके, दिस इज द बेनिफिट ऑफ द डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स. तो आई होप सो कि आज जो मैंने आपको टॉपिक डिफॉल्ट आर्गुमेंट बताया ये आपको समझ में आया होगा. ये फंक्शन ओवरलोडिंग पे बेनिफिशियल तो ज़रूर है, लेकिन ये फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को रिप्लेस नहीं करता है. हाँ, हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ भी अगर चाहें तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट रख सकते हैं. जैसे हम ये इंटीजर के लिए बनाए हैं वैसे ही एक सम और इसी क्लास में हम फ्लोट के लिए भी बना सकते हैं. तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होने के साथ साथ ये फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को भी पूरा करेगा. इसका मतलब इसका बेनिफिशियल, ये जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ये बेनिफिशियल है आपके फंक्शन ओवरलोडिंग पे, और साथ साथ ये फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट भी करता है. तो आई होप सो कि आज जो आपको चीज़ें मैंने सिखाई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया आपका. ठीक है, अगर आप इस वीडियो को जिस भी चैनल में यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, कृपया उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन होगा उसे दबाना ना भूलेंगे. ओके, थैंक यू.